नमस्कार। राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। एक कहावत है, आसमान में थूका मुंह पर गिरा। यह कहावत कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर पूरी तरह फिट बैठती नजर आती है। दरअसल इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम पूरे फॉर्म में चल रही है। चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस है, इसमें कोई शक नहीं, उसको लीड करने वाले रोहित शर्मा को इसका श्रेय देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने जिस तरह से जानबूझकर, सोच समझकर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी की है कि वो मोटे हो गए हैं, अनइम्प्रेसिव हो गए हैं, औसत दर्जे के खिलाड़ी हैं, किस्मत से कप्तान बन गए हैं, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भला कहां चुप रहने वाली थी। लेकिन उससे पहले बात कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद की। दरअसल वो अच्छी तरह से जानती है कि क्रिकेट, जिसे भारत में किसी धर्म से कम नहीं माना जाता है, घर घर, गांव गांव, गली गली तक लोकप्रिय क्रिकेट के कप्तान के बारे में यदि तीखी या उल्टी टिप्पणी की जाएगी तो उसका रिएक्शन भी आएगा, और ऐसे ही रिएक्शन से कांग्रेस को कहीं ना कहीं चर्चा में बने रहने का मौका मिलेगा। रोहित शर्मा को लेकर जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा में तू मैं शुरू हुई है, उन टिप्पणियों को आप गौर से सुने। उसके बाद मैं बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से शराब और दवा के हजारों करोड़ के घोटाले चलते रहे और मौजूदा सरकार इसे निपटने के लिए क्या कुछ कर रही है। शराब की कीमतों में कटौती की गई, उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद और भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला की इन बातों को सुने जो रोहित शर्मा को लेकर उनकी टिप्पणियां आई हैं। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है। स्पोर्ट्स पर्सन के नाते भारत का विरोध करते करते, भारत की संस्थाओं का विरोध करते करते, भारत की सेना का विरोध करते करते, ये कहते कहते कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ है, अब इंडियन टीम के खिलाफ हो गए। जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं ने रोहित शर्मा जी के बॉडी पर की है, ये बॉडी शेमिंग, फैट शेमिंग तो है, पर ये बताता है कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान है, ये अपमान के भाईजान है। दरअसल इन्हें कोई भी ऐसी चीज जो भारत की सफलता है उससे चिढ़ और घिन आती है। रोहित शर्मा जी की कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टेंसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है। शराब और शराब प्रेमी, इन्हें लेकर कोई राजनीतिक दल खोलकर सामने नहीं आता, क्योंकि शराब के मुद्दे पर यदि कोई समर्थन करता नजर आए तो जाहिर तौर पर जनता और विपक्ष की ओर से तीखी टिप्पणी आएगी। लेकिन इन सब से बेपरवाह भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, वह मीडियम रेंज और हाई रेंज की शराब की कीमतों में कटौती किया गया है। विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने यह मंजूर किया है कि 9.5% जो अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी लगाई जाती थी उसे समाप्त कर दिया जाएगा। अब इसके बाद मीडियम से लेकर हाई रेंज की एक एक बोतल में 40 रुपए से लेकर 3,000 तक की कमी आ जाएगी। बजट के एक दिन पहले नई शराब नीति के माध्यम से विष्णुदेव साय सरकार क्या संदेश देना चाहती है, इसे लेकर विपक्ष का अपना नजरिया है। विपक्ष में कांग्रेस है और कांग्रेस ने गंगा जल हाथ में लेकर जब उनकी सरकार बनी थी, उससे पहले विधानसभा चुनाव 2018 के प्रचार के दौरान कहा था कि हम शराबबंदी लाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही शराब की कीमतों में कटौती किया तो कांग्रेस की ओर से भी इस बारे में प्रतिक्रिया सामने आ गई। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि शराबबंदी कब लागू की जाएगी, दुकानों में कौन सी शराब बिकेगी, कौन से निर्माता के ब्रांड राज्य में बिकेगा, इसके नाम पर कमीशन का खेल बड़े पैमाने पर हो रहा है। शराब के इस सुनियोजित घोटाले में उच्च स्तर के लोग संलिप्त हैं। दरअसल कांग्रेस की ओर से जो शराब की कीमतों को लेकर टिप्पणी आई है, कोई सामान्य टिप्पणी नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब 5 साल तक भूपेश बघेल की सरकार थी, तब बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ। घोषित रूप से ईडी ने जो आंकड़े बताए हैं वो है 2061 करोड़ रुपए का। ये घोटाले की वो रकम है जो रंगे हाथों पकड़ी गई है। लेकिन कांग्रेस और उसके रणनीतिकार जो कहीं ना कहीं शराब घोटाले के उस मामले में संलिप्त थे, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से ओवर रेटिंग कर छत्तीसगढ़ में शराब बेची जाती रही। लंबे समय से ये खेल चलता रहा। ढेबर एंड कंपनी के द्वारा बनाया हुआ जो मैकेनिज्म है, उसका लाभ किसे मिल रहा है, ये कांग्रेस अच्छी तरह से समझती है।
दरअसल यहाँ गौर करना होगा, 2017 में जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी तब FL10 की पद्धति लाई गई थी और सरकारी स्तर पर शराब बेचने की एक नई नीति लागू की गई थी, जिसका भरपूर फायदा उठाया भूपेश बघेल की सरकार ने, जो कि 2018 से अस्तित्व में आई थी। उसके बाद शराब नीति के नाम पर जो बड़ा बड़ा खेला चलता रहा, जो खासकर मदिरा प्रेमी हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे कोई एक बियर की बोतल लेना चाहे तो सिवाय सिम्बा के कुछ और नहीं मिलता था। अब तो वैसे ढेर सारे ब्रांड भी आ गए हैं। ऐसे ही नए नए ब्रांड और शराब की तस्करी को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ की आबकारी सचिव आर संगीता का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अतिरिक्त आबकारी शुल्क जो छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के मदिरा क्रय के दर पर 9.5% राशि के बराबर होता है, इसे इसलिए खत्म किया गया है क्योंकि इससे अंग्रेजी शराब जो मीडियम रेंज और हाई रेंज की है उसके दाम कम होंगे। इसके चलते दूसरे स्टेट से छत्तीसगढ़ में होने वाली शराब की तस्करी पर रोक लगेगी। पहले दूसरे राज्यों की शराब सस्ती होने के चलते यहाँ तस्करी होती थी। ये टेक्निकल भाषा सामान्य लोगों के समझने के लिए अच्छी है, लेकिन अंदर खाने कुछ और ही खेल चलता रहा। गहराई से समझने वाली बात यह है कि FL10 के लाइसेंस पद्धति में पुरानी भूपेश बघेल सरकार ने जो परिवर्तन किया और उसके बाद नकली होलोग्राम से जो नकली शराब बेचने का धंधा शुरू हुआ, उस पर विराम लगाते हुए पिछले साल लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटते ही FL10 की पद्धति को ही समाप्त कर दिया गया। इसके बाद यह दावा किया गया कि पिछले साल के जून से अगस्त के बीच यानी सिर्फ 3 महीने में शराब से मिलने वाले राजस्व में 600 करोड़ का इजाफा हुआ। इस तरह से एक साल के जो 4 क्वार्टर होते हैं वहां 2,500 करोड़ रुपए रेवेन्यू सिर्फ शराब के FL10 लाइसेंस हटने से सरकार को मिलेगी। आम जनता के पैसे होंगे। पहले जहां शराब की रेवेन्यू दावा किया जा रहा था 8,500 करोड़ की होगी, लेकिन इससे बढ़ाकर यह दावा किया गया कि 11,000 करोड़ रुपए अकेले शराब से राजस्व मिलेगा। लेकिन तब भी जब FL10 लाइसेंस समाप्त किया गया, छत्तीसगढ़ में शराब बढ़ी हुई उन्हीं कीमतों पर मिलती रही जिसे ढेबर एंड कंपनी ने तय किया था। विष्णुदेव साय की जो सरकार बनी थी 2023 में, उसके बाद फौरन इलेक्शन मोड में सरकार आ गई क्योंकि लोकसभा के चुनाव सर पर थे। तब FL10 लाइसेंस पद्धति नहीं हटाई गई और उसके बाद शराब की जो बढ़ी हुई कीमतें थी, जिसमें बीज का कमीशन यानी बीज की मलाई कुछ लोग मिलके खा रहे थे, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारी से लेकर मंत्री तक का नाम आया। नाम क्या आया वो तो अभी जेल में है। लेकिन यह गहराई समझने वाली बात है कि नई सरकार बने 14 महीने हो गए, तो ऐसे में भारी बढ़ी हुई कीमतों पर शराब छत्तीसगढ़ में कैसे बिकती रही? क्या सिर्फ 9.5% अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी के कारण ही शराब की कीमतें बढ़ी थी या मामला कुछ और है? हमारी प्रारंभिक पड़ताल में जो बातें सामने आई है, जो सरकारी वेबसाइट में उपलब्ध है, वो आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में जो शराब की कीमतें हैं, एक ही डिस्टिलरी, एक ही ब्रांड, एक ही तरह की शराब, लेकिन कीमतों में भारी इजाफा। दरअसल ये इजाफा पुरानी सरकार की लीकर लॉबी ने मिलजुल कर किया था। इस घपले घोटाले में जो दर्जन भर सफेद पोस्ट लोग जेल में हैं, इसके अलावा अब नंबर है डिस्टिलरी यानी शराब निर्माता कंपनियों का और आबकारी के वो अधिकारी जो अभी तक छिपे बैठे हैं। इनके बारे में पिछले दिनों ईडी की कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की और मुकदमा चलाने की अनुमति भी दे दी। ये तो पुरानी सरकार का पाप था, लेकिन नई सरकार के समय भी क्या बीज का कमीशन कोई जम से खा रहा था और ये मुनाफाखोरी हो रही थी? तो ये पैसा कहाँ जा रहा था, किसको मिल रहा था, किसके हिस्से में छत्तीसगढ़ के मदिरा प्रेमियों से लूटा गया पैसा जा रहा था? ये लूटा गया शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सरकारी तौर पर कीमतें अप्रत्याशित रूप से इतनी बढ़ा दी गई कि रिकॉर्ड में ये नजर आएगा कि इसका सीधा फायदा शराब निर्माता कंपनियों को मिल रहा है और सरकार को रेवेन्यू के रूप में मिल रहा है। लेकिन उदाहरण के तौर पर जो 3200 रुपए कीमत की मध्य प्रदेश में शराब है, वो यदि छत्तीसगढ़ में 4800 की मिल रही है, यानी शराब निर्माता कंपनी पहले ही 3200 रुपए की शराब में अपना मुनाफा कमा रही थी, वही शराब छत्तीसगढ़ में जब 4800 में देगी तो ऐसे में बीज का जो 1600 रुपए अतिरिक्त है वो किस हक से वसूला जा रहा था और इसका पैसा
किसे मिल रहा था। इस बारे में हम कुछ बड़े खुलासे करेंगे, क्योंकि राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। हम तथ्य और सबूत के आधार पर ही उन बातों को रखते हैं जिसका सीधा सरोकार न केवल आम जनता से है बल्कि कानून से है। इसलिए छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी कांग्रेस को यह आरोप लगाने का मौका मिल गया कि शराब की अतिरिक्त कीमत का पैसा कहां जा रहा है। दरअसल कांग्रेस और उसके नीतिकार ये अच्छी तरह से जानते हैं कि शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ में किस तरह का पाप होता रहा। जो जैसी गड़बड़ी करता है वो उसका एक्सपर्ट हो जाता है और उसको मालूम है कि ये घोटाले किस तरह से होते रहे और किस तरह से कौन सफेदपोश अभी भी लीकर लॉबी से मिला हुआ है उनके लिए काम कर रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नई सरकार बने अब 1.25 साल हो गए हैं। अब कुछ समय बाद नई सरकार भी नहीं कहा जाएगा। ऐसे में जवाबदारी और जिम्मेदारी कहीं मौजूदा सरकार की बढ़ जाती है, जवाबदेही बनती है। जिस तरह के आरोप पुरानी सरकारों पर लगते थे, अब विपक्ष के हमले के लिए भी मौजूदा सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। जहां जहां कुछ गलतियां हो रही है उस पर सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आने वाली 7 मार्च का लोगों को इंतजार है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के विधानसभा में ऐसा दावा किया गया है कि जो क्वेश्चंस लगे हुए हैं दवा और उपकरण घोटाले से संबंधित और आरोप भी लग रहे हैं, उन आरोपों की आज कहीं ना कहीं मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के ऊपर भी आ रही है। दावा किया जा रहा है कि मोक्षित कॉर्पोरेशन के सर्वे सर्वा शशांक चोपड़ा जो इस वक्त जेल में है, उनकी कंपनी मोक्षित कॉर्पोरेशन जो पहले ही विवादों में घिरी रही, उनके बीच या तो जांच चल रही थी या जांच की तैयारी हो रही थी। सब कुछ जान समझकर आखिर एक पढ़े लिखे MSc केमिस्ट्री स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने करीब 50 करोड़ का भुगतान क्यों किया। हालांकि बाद में ताबड़तोड़ एक्शन हुए, ब्लैकलिस्टेड किया गया और दागी कंपनियों पर 20% की पेनल्टी लगाई गई। क्या ऐसी 20% की पेनल्टी और ब्लैकलिस्टेड करना ही पर्याप्त है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, कदापि नहीं। जिन्होंने अपराध किया है उन्हें सजा भुगतनी होगी। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हमारे सूत्रों ने बताया कि करीब 1.5 साल से दवा निर्माता कंपनियों को दवा सप्लायरों का पेमेंट रोका गया है और उसका बड़ा हिस्सा मोक्षित कॉर्पोरेशन को दिया गया है। जिस तरह के मोक्षित कॉर्पोरेशन ने पाप किए और जो अधिकारी उन पे मिले हुए थे वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन अब जब दवा निर्माता या सप्लायरों को भुगतान नहीं किया जाएगा तो यहाँ गहराई से समझने वाली बात ये होगी छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को सही समय में सही दवा कैसे उपलब्ध हो पाएगी। ऐसे ढेर सारे गहरे मुद्दे हैं जिन्हें जानना समझना आपको जरूरी है। आगे हम दवा से लेकर दारू तक सारे मुद्दों पर अंदर खाने उन सफेदपोश की जानकारी देने वाले हैं जो कि अब तक छिपे हुए हैं, घोटाले की ढेर सारी रकम इकट्ठा कर संपत्ति में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा जो पिछला वीडियो बना था जिसका शीर्षक था कि कवासी लखमा को जेल भिजवाकर भूपेश बघेल चांदी काट रहे हैं, तो आप वहां जाके कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। एक यूजर ने लिखा है कि फलाने मंत्री ने 2000 एकड़ जमीन बनाई है। किसी पुराने CM का उन्होंने नाम लिया था। इतना ही नहीं, पुराने गृह मंत्री तामध्वज साहू के बारे में भी लिखा था कि वो स्कूल कैसे संचालित कर रहे हैं, शैक्षणिक संस्था कैसे चला रहे हैं। ऐसी ढेर सारी वो तमाम बातें जो लोग सीधे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। दरअसल आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए किसी सर्वे की तरह है। हम बारीक से जनता जनार्दन की प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं। आने वाले दिनों में कुछ बड़े चेहरों को हम बेनकाब करेंगे जिन्हें गलतफहमी है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये राष्ट्रबोध है। सबकी खबर लेते हैं, सबकी खबर हम रखते हैं। बहुत जल्दी हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, जाते जाते हम आपसे फिर आग्रह करते हैं अच्छे लोग राजनीति में प्रमोट करें। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। नमस्कार।